अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने स्पर्म्स की मोटिलिटी के हवाले से बात की थी कि जरसूमें क्या किस तरीके से हमल के लिए कितना अहम है स्पर्म्स की मोटिलिटी का होना। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक, काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया और ये सवाल पूछे गए कि स्पर्म्स की मोटिलिटी आखिर इतनी अहम क्यों है और क्या क्या उसमें कैटेगरीज हैं। खासतौर पे जो रिपोर्ट्स के अगले हिस्से होते हैं जिसको आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे, उसको समझने के बारे में काफ़ी सवाल आए। तो उसके हवाले से आज का वीलॉग हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की आपको जरूरत यह है कि स्पर्म बना किन चीजों से होता है। स्पर्म या जरसूमा आम जुबान में जिसे आप कहते हैं, उसके 3 हिस्से होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। हेड के अंदर आपके पास डीएनए है जिसने आगे आपकी नस्ल को चलाना है। उसके बाद आपकी बॉडी है स्पर्म की जिसमें आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर टेल है टेल का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। टेल ने माइटोकॉन्ड्रिया से, या पावर हाउस जो आप आम जुबान में समझ सकते हैं कि जहां से ताकत आ रही है, जहां से एनर्जी आ रही है मूव करने की बॉडी से, वहां से उस एनर्जी को लेके स्पर्म की टेल ने मूव करना है और हेड के अंदर मौजूद डीएनए को उसने एग तक पहुंचाना है। किसी भी वजह से अगर स्पर्म की मोटिलिटी मुतासिर होती है, जरसूमा अपनी हरकत सही तरीके से कर नहीं पाता, तो हमल ठहरने में काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन मुश्किलात के बारे में भी आखिर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है हरकत या मोटिलिटी। मोटिलिटी किस तरह की होती है आपको इसमें 1 बाय 1 बताते हैं। एक तरह के स्पर्म वो हैं जो रैपिडली प्रोग्रेसिव है, यानी कि वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं ज्यादातर हमल ठहरने में यही स्पर्म्स काम आते हैं। उसके बाद स्पर्म्स हैं जो मूव तो कर रहे हैं स्लो, लेकिन उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत इतनी ज्यादा तेज नहीं है कि वो अपनी मंजिल या एग तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं नॉन प्रोग्रेसिव। वो ये ऐसे स्पर्म है, इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आगे नहीं जा रहे। इनकी टेल मूव तो कर रही है लेकिन वो उसकी मूवमेंट उसी जगह पे है, वो यानी कि एक ही जगह पे मौजूद है, वो आगे की तरफ को, एग की तरफ को उस तरीके से नहीं जा रही, वो अपनी ही जगह पे मूव कर रही है। चौथे नंबर पर आ जाते हैं इसके बाद इमोटाइल स्पर्म्स, या ऐसे स्पर्म जो बिल्कुल भी हरकत कर ही नहीं रहे। तो जाहिर है जब हरकत नहीं कर रहे तो फिर प्रेगनेंसी या हमल होने के चांसेस भी आपके पास कम से कम होते जाते हैं। तनासुब क्या होना चाहिए? तनासुब सबसे, अब आपको जो अभी बताया है 4 उसकी कैटेगरीज बताई हैं, उससे आपको ये बात तो समझ लग गई होगी कि सबसे अहम इसके अंदर प्रोपोर्शन है रैपिडली प्रोग्रेसिव का, और वो जितने ज्यादा होंगे हमल ठहरने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपको देखने की जरूरत है कि अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव या स्लो, ये जो प्रोपोर्शन है ये मिलजुल कर अगर 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा इमोटाइल स्पर्म को आप निकाल दें, इमोटाइल या डेड स्पर्म को निकाल दें, तो आपके पास ये तनासुब, अगर ऐसे स्पर्म जो मूव कर रहे हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ मोटिलिटी मौजूद है, हरकत मौजूद है, अगर इनका तनासुब 40% से ज्यादा है तो हमल हो सकता है। मुश्किल लेकिन हो सकता है। उसके बाद आपने देखना है, और जो रैपिडली प्रोग्रेसिव की अभी मैंने बात की कि जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उनका तनासब आपके पास हमेशा 32% से ज्यादा होना चाहिए। जितना ये तनासब इससे भी ज्यादा होगा, आपकी हमल ठहरने का इम्कान उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखने की जरूरत है कि आपने कैटेगरीज देखी होंगी रिपोर्ट के अंदर के डेड स्पर्म्स भी होते हैं। ये इमोटाइल स्पर्म जो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे होते, इसको हम डेड स्पर्म्स भी कह देते हैं। अब जब रिपोर्ट आपने सबसे पहले करवाई है, अगर उसमें तो ये परसेंटेज इसी तरह से है, तनासब इसी तरह से है कि 40% टोटल स्पर्म ऐसे हैं जो मूव कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। आप जो आम तरीके हमल के हैं, दवाइयां हैं, गोलियां हैं, इंजेक्शंस वगैरह हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 40% से कम है और रैपिडली प्रोग्रेसिव का खास तौर पर अगर उसकी परसेंटेज अगर 32% से कम है, तो फिर आम तरीकों से हमल ठहरने में आपके लिए काफी कम उम्मीद है। आपके लिए जरूरी फिर ये है कि आप आईवीएफ, और अगर तो उसके बाद अगर आईवीएफ भी कुछ कपल्स हैं जिनमें सक्सेसफुल है, जिनमें कामयाब है, उनमें भी वो है। अब इसमें देखें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, जो वाइफ हैं या जो हस्बैंड है, दोनों का, मर्द और औरत दोनों का इसमें अमल दखल है। जितना तनासब अभी हमने आपको बताया, इसके साथ अगर औरत की उम्र कम है, बीवी आपकी कम उम्र है, यानी कि वो 30-32 साल से कम उम्र है, और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आपने, बहुत ज़्यादा इलाज के नाम पर आपने दवाइयाँ जिस्म के अंदर नहीं दाखिल की हुई, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स उनके ऊपर नहीं आजमाए हुए,
तो फिर आप IVF का आपका चांस कामयाब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि लोग जब तक इस किस्म के तरीका इलाज की तरफ मुतवज्जो होते हैं तब तक उन्होंने उम्र अपनी क्रॉस कर ली होती है, 35-40 तक पहुंच चुकी होती है खातून की उम्र भी, और हर तरफ से मायूस होकर फिर वो अब आते हैं कि अब इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है उसमें भी कामयाबी का तनासुब फिर उसी हिसाब से होता है, क्योंकि उसमें डेड स्पर्म की काउंट वक्त के साथ साथ फिर बढ़ रही है। और फिर इन कपल्स के अंदर आप ये कर सकते हैं हम इनके मेडिसिन देते हैं, कुछ के अंदर ये इलाज दवाइयों के जरिए स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी बेहतर हो जाती है। ताकत की दवाइयाँ और काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, ताकत की दवाइयाँ हैं उनसे, और ये अंदाज़ा लगाने में भी कि दवाइयों से कुछ बेहतरी हो रही है या नहीं हो रही है, 5 से 6 आपको महीने लग जाते हैं। उसके दौरान अगर कामयाब हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको ICSI यानी कि ICSI की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा फिर IVF या और तरीका जो इलाज है उसमें कामयाबी काफ़ी मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।